ये जो यात्रा है इसका शीर्षक है जाति मुक्त भारत और नफरत के खिलाफ मोहब्बत यात्रा। मेरे साथ हमारे मुख्य साथी इस टीम के लीडर रमेश भंगी जी हैं। रमेश भंगी जी ने जानबूझकर अपने नाम के सामने अपनी जाति का शब्द लिखा है, साहस के साथ लिखा है, बिना ताकि वो उस जाति के जो जहर है उसको छिपाए ना और वो समाज के सामने आए, चर्चा का विषय बने। उनको बहुत कहा जाता है कि आप ये शब्द मत लगाओ अपने नाम के सामने। वो कहते हैं कि अगर आपको इस शब्द से नफरत है तो उस नफरत का इलाज करो, ना कि शब्द का, क्योंकि मैं कोई भी शब्द लगाऊंगा आपको मुझसे नफरत करनी है। तो रमेश भंगी जी हमारे साथ हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अभी परसों जब हम दिल्ली से निकले तो इनकी बेटी आई हुई है। वो उनकी शादी हुई है उदयपुर राजस्थान में एक जैन परिवार में। तो रमेश भाई का एक इंटरव्यू दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे छपा था और वो इंटरव्यू उनके कुछ रिश्तेदारों ने देख लिया, इनकी बेटी के ससुराल वालों के। तो इनके जो दामाद हैं वो हफ्ते भर तक डिप्रेशन में रहे कि रिश्तेदारों को ये पता चल गया कि इनकी बेटी के जो पिताजी हैं वो तो भंगी हैं। अब मैं सोच रहा था कि वो डिप्रेशन में क्यों आए, क्या इनका भंगी होना कोई अपराध है, या इनकी बेटी का इनकी बेटी होना वो कोई अपराध है? और अगर भंगी होना अपराध है तो क्यों अपराध है? इसे भारत में किसी का कहीं पर जन्म लेना अपराध क्यों है? उसको छिपाना क्यों पड़ता है कि मैंने यहां पर जन्म लिया है? भारत में जन्म लेना ही अपराध घोषित कर दिया गया और उसको हमने एक सामाजिक व्यवस्था बना दिया। क्या ये व्यवस्था हमें स्वीकार है? क्या हम इस व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं? तो रमेश भाई हमारे प्रिय दोस्त हैं। हमने कहा रमेश भाई चलिए मिलकर के इस पर काम करते हैं और घूमते हैं। तो जाति मुक्त भारत और फिर आज जो नफरत के खिलाफ नफरत जो फैलाई जा रही है जिस तरीके से, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि रमेश भाई, अच्छा रोहित भी हमारे उसी समुदाय से आते हैं, वो बरेली से हैं। वो बताएंगे अपने बारे में। वो अभी नेटमेट कंपनी में काम कर रहे थे अभी तक, तो वो भी बताएंगे अपने जीवन के संघर्ष के बारे में। रमेश भाई अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताएंगे, फिर मैं भी बात करूँगा। जी रमेश। देखिए असल में क्या है कि हम रोज रोज एक ही बात को कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो नए लोग हैं, नए लोग हैं और मुझे अच्छा लगा कि ये इंस्टीट्यूशन, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी अपने आप को पढ़ने वाला समझता हूँ। तो मेरा जो जन्म है ये बड़ौत के पास है, उत्तर प्रदेश में, बड़ौत बागपत। तो बचपन में हमने वही ऐसे ही सुअर चराते थे, भट्टे, हमारे पिताजी भट्टे पे ईंट भी निकालते थे। तो 10वीं करके हम लोग दिल्ली चले गए। ये जैसा सबके साथ होता है वैसे हमारे साथ भी हुआ है। अभी भी लोग वैसी स्थितियाँ झेल रहे हैं। स्कूल में हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, जब हम पहली क्लास में लेने गए तो नहीं हो पाया। हमारे पिताजी ने हमारे बुआ के यहाँ भेज दिया कि चल भाई क्या पता वहाँ हो जाएगा, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर दोबारा से गांव में आए तो टीचर एक अच्छे आ गए थे, उन्होंने कर लिया। वहाँ ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते हम चले गए। तो स्कूल में हम 8वीं 9वीं क्लास में चले गए। तो 10वीं में जो है मैंने अपने नाम के साथ जो है ना ये नाम का तो भंगी लिखा हुआ था शुरुआत में हमारी कास्ट में ना। तो हमने सोचा ये अच्छा सा नहीं लगता, जैसे दूसरे लोग वाल्मीकि लिखते थे वो कर दिया। उसके बाद फिर 8 9वीं 10वीं में जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई का हुआ, फिर हमें वो भी अच्छा नहीं लगने लगा। हमने सोचा हमारा सरनेम गहलोत है ना, गोत्र जो है, हमने वो लगा दिया।
तो 10वीं में जाके हमारी टीचर ने उसे अरे तू गहलोत, अरे कैसे लिख सकते हो भाई, उसने मेरा नाम वो भी काट दिया। एक जो है फिर हम 10वीं पास कर गए। 11वीं में एक टीचर थे, फिजिक्स के टीचर थे, धर्मपाल त्यागी। तो फिर मैंने वो रमेश चंद्र गहलोत ऐसे कापी में तो लिख सकते थे, सर्टिफिकेट में नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी कापी में तो हम लिखते थे। तो उसने इतनी गालियाँ वालियाँ बकता था, तो वो पीसीएम में फिर हम फेल हो गए 11वीं 12वीं में इस तरह से। तो मतलब इस तरह का झेलना पड़ा जाति, मतलब क्यों झेलना पड़ा, मैं भी तो पढ़ने वाला था, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी भारत का ही नागरिक हूँ। उसके बाद भी ऐसे झेलते झेलते तो फिर हम लोग बीच में 3-4 साल गैप आ गया पढ़ाई का, और शहर में चले गए, दिल्ली चले आए, चलो भाई कुछ काम वाम करेंगे। फिर मैंने 4.5 साल 78 से 82 तक कागज बीने दिल्ली में, कबाड़ी के यहाँ काम करते थे, वहीं खाना वाना मिलता था, वहीं कागज वागज बीनते रहते थे। और वहीं मैंने कागज बीनने के दौरान ही ये जो स्टोरी है मेरी, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए खासतौर पर बेहद अच्छी है। मैंने वहीं रहते रहते मैंने 79 में सोल्डरिंग वायरिंग का कोर्स किया। उस दिन तो टीवी स्टार्टिंग थे ना, तो ये कोर्स अच्छा होता था उस दिनों। और एक फिर मैंने क्या किया 79 में, 12वीं कर ली। हाँ 79 में 12वीं भी कर ली, 79 में 12वीं भी कर ली, और 79 में शादी भी कर ली। और इसी दौरान जो है बीए भी कर ली कागज बीनने के दौरान ही, 81 82, और 82 में बस कंडक्टर बन गया, डीटीसी में बस कंडक्टर बन गया। तो वहाँ तो किताब पढ़ने की जो आदत थी ना वो, इसी दौरान जो है जब हम कागज बीनते थे उसी समय मैं साहित्य अकादमी लाइब्रेरी दिल्ली में है, मंडी हाउस पे, उसका मेंबर बन गया। और फिर उसके बराबर में एक रशियन लाइब्रेरी थी। तो ये पढ़ने का जो एक कीड़ा जो दिमाग में जमा, वो जमा 6ठी 7वीं क्लास में अम्बेडकर को पढ़ के। तो हम पढ़ते थे, छोटी जो अमर चित्र कथा थी ना पहले, छोटी पतली पतली चंदन मामा जैसी, उनमें उसका अम्बेडकर का जिक्र आया। तो हमने देखा कि भाई वो बहुत पढ़े लिखे थे और देश विदेश में भी गए, तो पढ़ने से कुछ चमत्कार होता है। तो हमारे जीवन का ये बन गया कि बस पढ़ना ही है, और कोई टारगेट कुछ था नहीं। जैसे आजकल तो होता है ना, बच्चे को 8वीं क्लास 7वीं 7वीं से टारगेट बना लेते हैं कि इस लाइन में डालना है, तो वैसे ही किताबें लेना शुरू करते हैं आजकल। तो मेरे को डीटीसी किताब वाला कंडक्टर बोलते थे। जो 2 बस स्टॉप आते थे ना, उनके बीच में जैसे यहाँ आया, थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद आएगा, तो मैं किताब पढ़ने लगता था। तो उन दिनों मुझे बस कंडक्टर के दौरान कहते थे किताब वाला कंडक्टर। तो उसके बाद पढ़ते पढ़ते किताब वाला कंडक्टर बनने की वजह से, इस आदत की वजह से मैं ट्रांसलेटर बन गया। एसएससी का टेस्ट पास कर लिया मैंने, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, और मेरा पहला सिलेक्शन हुआ 93 में होम मिनिस्ट्री में, नॉर्थ ब्लॉक केंद्रीय सचिवालय में, जो मेन मुख्य सरकार वहीं से चलती है। मैं वहाँ 2.5 साल रहा। 2.5 साल के बाद चला गया पार्लियामेंट, लोकसभा में। 4.5 साल वहाँ भी मैं ट्रांसलेटर ही रहा। उसके बाद चला गया मैं, एक और दफ्तर है होम मिनिस्ट्री का, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, एपेक्स बोर्ड है ट्रांसलेशन की। वहाँ मैंने 18-19 साल काम किया, वहीं से रिटायर हुआ। इन बिटवीन मैंने वहीं पे रहते रहते काम किया, राष्ट्रपति भवन में, पीएमओ में और कैबिनेट में काम किया। तो ये जो मैं ये पढ़ने का जो वो था ना, डिफरेंट चीज़ें पढ़ने का, वर्सेटाइल पढ़ने का, अलग अलग चीज़ें पढ़ने का, उसकी वजह से हमारा ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया हो गया। और हर जगह जो है अच्छा, जो अपने ऑफिस से बाहर भी हर जगह काम करते थे, तो वहाँ भी नाम होता चला गया। और इसके ये नतीजा निकला कि रिटायरमेंट के बाद भी मैंने 3 नौकरी की है। अभी 6-5 साल हो गए रिटायर हुए, तो इन 5 सालों में मैंने 3 नौकरी की। एक तो जहाँ नोट सिक्के बनते हैं SPM CIL में, RBI वगैरह जहाँ छपते हैं, कृषि मंत्रालय में, और गृह मंत्रालय में। फिर दोबारा जिस दफ्तर से मैं रिटायर हूँ, फिर वहीं से काम किया। HMO में अमित शाह जी के साथ भी काम करके आए। तो ये चीज़ जो है, ये पढ़ना लिखना जो है ना, ये आपके ब्रेन को जितना क्या फर्टाइल बनाता है दिमाग को,
तो उससे क्या है कि आपको सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और 2007-8 से मैं जब नौकरी में था तब से ही सोशल नेट इससे जुड़ा हूँ, मूवमेंट से। लोग तो कहते हैं कि यार जब तक नौकरी है तब तक तो थोड़ा बच के रहना चाहिए, लेकिन मैं तब भी जा रहा था दिल्ली से बाहर, महोबा और क्या बालाघाट, दिल्ली से दूर। तो इस तरह से जो है ना, ये सोशल वाला भी एक तो ये था कि भाई हम लोग ये भुगता हुआ है हमारा, एक तो ये भी था। दूसरा फिर हमें किताब पढ़ते पढ़ते ये भी लगा कि हमें अपना दर्द जानना के अलावा सबका दर्द एक जैसा ही है, तो उसमें भी आना चाहिए। तो इस तरह से जो है मुझे लगता है, फिर अब क्या कहना चाहिए मुझे, मुलाकात कहाँ हुई आपसे? मुलाकात कहाँ हुई? हम लोग इन्होंने मुझे पकड़ लिया। सोशल मीडिया पे मिले, फिर घर आना जाना हुआ। हाँ, ये पति पत्नी से घर पे आए। जी। रोहित भाई आप भी मर्जी है। ऐसे ऐसे बोलिए आप, है ना कोई। वैसे तो दोनों सर के साथ जुड़ने का और इस यात्रा में सम्मिलित होने का रीजन बहुत ज्यादा है, चलेगा चल जाएगा। लेकिन मैं शुरू करता हूँ कि पहला रीजन कैसे बना। मैं जिस दलित मोहल्ले से आता हूँ, जहाँ एक बहुत बड़ा मोहल्ला है बरेली में, तो जब मैं स्कूल जाता था उस वक्त में, तो सिर्फ 2 ही घर के बच्चे स्कूल जा पाते थे, जिसमें दूसरे घर के भी बच्चे की पढ़ाई भी 14-15 साल की उम्र में छूट गई थी, क्योंकि उसका घर ठीक से नहीं चल पाता था और वो काम करने लगा था। मैं वहाँ से पढ़ा, मैंने पढ़ाई किया और लखनऊ जाके कई नौकरियाँ भी की, 2-3, अभी भी मेरी नौकरी चल रही थी। मैंने ये पाया जब मैं वापस उस जगह पे गया तो वहाँ पर स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है, या ये कहिए कि वही उससे भी ज़्यादा बदतर है। 1-2 घर के ही बच्चे स्कूल जाना, 12 साल के बच्चों को काम करना, कोई कहीं ठेला लगा रहा है, कोई कहीं चाय बना रहा है। और वो उसकी वजह ये है कि पूरा का पूरा जो वो पूरा मोहल्ला है, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, चपरासी, इन लोगों से भरा हुआ है। तो मेरे सर पे हमेशा मैंने एक भार महसूस किया कि मैं यहाँ पर पढ़ लिख कर गया और मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ अपने, कभी भी मैं इन लोग के लिए कुछ भी ऐसा कर नहीं पाया। फिर अखबारों में जो खबरें पढ़ता हूँ कभी, कि कभी कोई मास्टर मटके को छूने पे किसी छात्र की हत्या कर दे रहा है, कहीं रेपिस्ट के समर्थन में लोग इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि वो बड़ी ऊंची जात वाले लोग हैं। तो ये खबरें कहीं ना कहीं कचोटती हैं, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंसान होना, एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो उस जाति का नहीं है, क्योंकि किसी किताब में लिख दिया गया है कि वो नीची जाति से आता है। मैंने सर के साथ जुड़ना चाहा कि इस कोशिश में भले ही हाथ छोटे हैं, लेकिन बढ़ते चलेंगे, एक के बाद एक लोग, बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। दूसरी चीज जो रही है वो रहा है ये देश का लोकतंत्र। ये देश का लोकतंत्र बहुत बलिदान से बना है, बहुत मुश्किल से, बहुत प्रयासों से हमने एक सशक्त लोकतंत्र कायम किया था। अभी जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है। सरकारें जब बेलगाम हो जाती हैं तो कुछ नकेले कसना जरूरी रह जाती है, और इस सरकार में वैसे ही हो रहा है। सब चीजें बिगड़ गई हैं। एंटी, मतलब मैं कहूंगा अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी जाकर ये लोग जो काम कर रहे हैं वो भी गलत ही है। और जब तानाशाही जर्मनी में चल रही थी और नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो वैसा यहाँ पर नहीं होने देना। हम लोग के प्रयास भले ही छोटे रहे, लेकिन हम लोग को कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना है, क्योंकि सबसे मूल भावना जो संविधान है उसको बचाए रखना है। और सही बात तो ये भी होगी कि हम लोग अपने आसपास जहां भी कुछ भी प्रयास हो सकता है, तो एक जो तानाशाही प्रवृत्ति चल आ रही है कि जो भी खिलाफ बोलेगा वो दुश्मन बन जाएगा। आप ऐसा मत समझिए कि अभी ये लोग मुसलमान के खिलाफ हैं, आप
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले ये लोग आते मुसलमान के खिलाफ रहे, उन्होंने एक इमेज बनाई कि मुस्लिम्स जो है देश का खतरा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो चलता है और वो वीडियो चाहे कोई सच हो या झूठ हो, कुछ मतलब नहीं है, वो व्हाट्सएप पे शेयर होता है, वो फेसबुक पे शेयर होता है, वो एक बड़ा कह दो उसे बार बार उस चीज को चलाता है। फिर किसानों ने आंदोलन किया, इन्होंने किसानों को देशद्रोही बताना शुरू कर दिया कि ये तो खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी की मांग कर रहे हैं। अरे खालिस्तानी की मांग कर रहे हैं तो आप उठा के जेल में डाल दीजिए। जो मुद्दे थे वो किसानी थे उसमें सीधा। फिर तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण अभी जो है, जो दिल्ली पे जंतर मंतर पे महिला पहलवान जो बैठे हुए हैं, ये जो पहलवान लोग बैठे हुए हैं, जो लड़कियां बैठी हुई है, ये जब शाहीन बाग में शाह एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था तो ये लोग सब सरकार के समर्थन में बोल रहे थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, कि ये समर्थन में बोल रहे थे कि शाहीन बाग इलीगल तरीके से घेरा गया है और ये आंदोलनकारी को हटाया जाए या वो हो जाए। तो तब तक पक्ष में बोल रहे थे सरकार ठीक था, मोदी जी ने मेडल मिलने के बाद मोदी जी ने मीटिंग भी किया और चर्चा भी हुई। अब देखिए जो उनके जो खिलाफ बोला, उनके मंत्री के खिलाफ जब यौन उत्पीड़न के उन्होंने वो लगा दिए कि आरोप है, अब कोई सुनने वाला नहीं है। इवन इतनी बुरी स्थिति कि जिस दिन न्यू सेंट्रल विस्टा का उन्होंने ओपनिंग किया, उसी दिन उन पहलवानों को जबरदस्ती डंडे के बल पे उठा के वो स्थल खाली करवा दिया। तो ये सच्चाई है। ये जो भी इनके खिलाफ बोलेगा वो इसके देशद्रोही है और सीधा सीधा पूरे देश को समेटकर पूरे देश को सौंप देगा पूंजीवादियों के हाथ में। ये इनकी कोशिश है और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है। बाकी और डिटेल में आपको सर बताएंगे, पर मेरी एक कविता थी और मैं उसको आपसे शेयर करूंगा, तो बात करना चाहूंगा कि तुम लाठियां तैयार रखना, हम सिरों को तैयार रखेंगे। तुम रास्तों में बिछा लेना कीले, हम पैरों को तैयार रखेंगे। तुम जंजीरें तैयार रखना, हम हाथों को तैयार रखेंगे। तुम आंसू गैस के गोले तैयार रखना, हम आंखों को तैयार रखेंगे। तुम बंदूकें तैयार रखना, हम सीना तैयार रखेंगे। तुम जेलों को तैयार रखना, हम आवाज़ों को बुलंद रखेंगे। तुमसे जो बन पड़े कर लेना, हम सब कुछ खो कर भी इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे।